हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। उसके बाद में ये सारे जो मैंने आपको यहाँ पे इतना बड़ा फ्लो चार्ट या जो भी बना के दिया है, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। तो अब लास्ट टू लास्ट देखो, जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस टॉपिक के कवर हो गए। तो अब आपको मैंने एक पता है यहाँ पे एक बात बताई थी कि जो किडनीज होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक कि जो आपकी प्यास होती है पानी की जो प्यास होती है, ये भी किडनी डिसाइड करेगा कि आपको कब कितना प्यास लगना चाहिए और कब कितना प्यास नहीं। ठीक है। एडीएच नाम सुन के बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे एमडीएच का तड़का दे, नहीं बोलूँगा इस समय। एंटी या एंटाई डाई यूरेटिक, और लास्ट में है हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो रहता है वो पानी के रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। तो जब पानी कम रीअब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो पानी की प्यास होती है वो कम लगेगी। ठीक है, याद रखिएगा, पानी की प्यास को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं इस स्पेसिफिक हार्मोन की जिम्मेदारी है जिसका नाम है एटीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है। तो इससे एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बन सकता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में कि अगर आपके एडीएच का अमाउंट बढ़ जाता है तो जो यूरिन होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है, और अगर बट ऑब्वियसली यूरिन का अमाउंट कम होगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ का उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और अगर एडीएच का अमाउंट कम रहेगा तो जो यूरिन का अमाउंट रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो जो जिनके अंदर ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है देयर इज़ अ हाई चांस कि आपके अंदर एडीएच का अमाउंट कम है, और जिनके अंदर यूरिन कम प्रोड्यूस होता है देयर इज़ अ हाई चांस कि आपके अंदर एडीएच का अमाउंट ज़्यादा है। वाओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर, आपका एल्डोस्टेरॉन जो रहता है, एल्डोस्टेरॉन मैंने आपको बताया था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी एक इंसान पर देना अक्सर धोखा ही देता है। मैं बताया अक्सर पता ही चलने वाला होता है कि आपका वहाँ पे नुकसान ही होगा। आई एम नॉट अ ग्रेट स्टोरी टेलर, बट एक चीज़ मैंने सीखी है कि इंसान कितना भी क्यों ना नाचे और कितना भी महफिलों में क्यों ना जाए, बट उसे अपना पिया हुआ ग्लास कभी क्या कह सकते हो, भूलता नहीं अपना पिया हुआ ग्लास कभी। और जो ये जो मैंने बात कही है, ना मैंने दारू की बात कही है ना मैंने ग्लास की बात कही है। समझदार लोग समझेंगे ये बात को कि यहाँ पे ग्लास की, दारू की और मर्दों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ईमान की बात हो रही है। एनीवेज, जब मैं एडीएच की बात कर चुका हूँ तो एडीएच के बाद में लास्ट हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट्स कॉल्ड एज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन भी जो रहता है वो भी रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, बट एल्डोस्टेरॉन स्पेसिफिकली इसको कंट्रोल करता है। ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये स्पेसिफिकली सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन को या सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। और अब अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रिंसिपल, आई मीन टू से द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, जो कॉम्पोजिशन होता है यूरिन का उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर देखिए, बट ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा उसके अंदर पानी होगा, पानी के बाद में यूरिया होगा, यूरिया के बाद में यूरिक एसिड होगा, क्रिएटिनिन होगा एंड सॉल्ट्स होंगे। और नॉर्मली जो चीज़ें यूरिन के अंदर नहीं मिलनी चाहिए वो होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद में होता है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद में होता है ब्लड सॉल्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जानना कि ये आपके बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, दोनों गलत है, ना आपके बॉडी के अंदर ना आपके ब्लड के अंदर, बट सिंपली आपकी यूरिन के अंदर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके यूरिन के अंदर मिलती हैं, फॉर एग्जांपल शक्कर जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, चीनी, फिर बाद में प्रोटीन हो गया ये, और जो ब्लड सेल्स हो गया, अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो बट ऑब्वियसली यू नीड टू गो एंड मीट द डॉक्टर। ठीक है। और हाँ, अगर आपको आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिल रहा है तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है। नाउ लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको ये सारी चीज़ें जब मैंने बता दी हैं तो अब इनके रिलेशन में आपको बीमारियां भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला होता है यूरेमिया, नाम सुना नहीं होगा तो यूरेमिया कुछ सेंस नहीं बना। बेसिकली जब आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर जब यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको हम लोग यूरेमिया बोलते हैं। और
एक और होता है, उसका नाम क्या होता है, रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई, कैलकुलाई का तो पता नहीं, बट रीनल का नाम आपको जब समझ में आया या जब भी सुनो तो समझ लेना कि वो आपकी किडनी है, किडनी से रिलेटेड किसी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। और कैलकुलाई इज बेसिकली टर्म्ड इज डिराइव फ्रॉम कैलकुलस तो नहीं, बट कैल्शियम। यू कैन से कि किडनी स्टोन्स की जब बात होती है तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज रीनल कैलकुलाई। उसके बाद में एक और होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर अपैरेटस की बात हो रही है और उसके अंदर नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस बेसिकली जब सूजन हो जाता है ना आपके ग्लोमेरुलस में, सूजन, सूज जाना, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो जब कोई चीज़ सूज जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि कुछ दिमाग या लीवर ही सूजन में आ रहा हो या आपके मसल्स में ही सूजन आ रहा हो। नॉर्मली जब आप सूजन की बात करते हो, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन कॉल टर्म एज डायलिसिस। या ये बीमारी तो नहीं है, बट कह सकते हो कि एक तरीके का असिस्टेंस है। अगर डायलिसिस नहीं होगा तो आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको आप प्योर नहीं कर पाओगे। डायलेटर जो रहता है बाहर होता है और उससे फिर खून बाहर निकलता है और फिर प्यूरीफाई होकर वापस अंदर जाता है। और ये क्यों होता है डायलेटर, क्योंकि किडनीज आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं काम करने के लिए, बट वो काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते। और जेनेटिक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ केसेस में हो सकती है, बट देयर इज़ नो स्टिल फुल प्रूफ कि हाँ ये जेनेटिक बीमारी है। ये आपकी हैबिट से आगे डेवलप हो सकता है और अगर किडनी खराब होती है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पूरा चैप्टर को समराइज करने के लिए आई जस्ट ड्रॉ क्विक फ्लो चार्ट, ताकि आपको पता रहे कि ये फ्लो चार्ट किस तरीके से काम, फ्लो चार्ट तो नहीं बट ये एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटेड सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये याद रखो, सबसे पहले जो रहेगा ब्लड, ठीक है। ब्लड जो होता है वो फिल्टर होने जाता है आपकी किडनीज़ के अंदर, सो आपका सेकेंड पार्ट रहेगा किडनीज़। उसके बाद में आप जब और आगे जाएंगे तो किडनी से जो आपका खून होता है वो जाएगा आपके ग्लोमेरुलस में, जिसको हम लोग लिख देंगे एस ग्लो और एस, शक्तियों का गलत इस्तेमाल। उसके बाद में ग्लोमेरुलस में गया तो ग्लोमेरुलस में जाने के बाद में वहाँ पे क्या होने वाला है, FILTRATION, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जब हो जाए तो उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन के बाद में सिक्रीशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीएब्जॉर्प्शन, एक हो गया रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के बाद में हो गया सिक्रीशन, वो भी लिख देता हूँ SECREATION, ठीक है। सिक्रीशन के बाद में आप जब सिक्रीशन हो गया सिलेक्टिव, सिक्रीशन के बाद में ऑब्वियसली यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका रहेगा। यूरिन के फॉर्मेशन के बाद में यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा के बाद में यूरेटरस, और बन गया ना यूरिन। कितना लंबा चाहिए, सिक्रीशन के बाद में, सिक्रीशन के बाद में यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन, उसके बाद में यूरेथ्रा, ठीक है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर लास्ट में, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है, लिख देता हूँ यू है, ठीक है। ऑल डन। ये चैप्टर का इतना ही था कि ब्लड, किडनीज, ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, यूरिन एंड यूरेथ्रा। उसके बाद में लास्ट में होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहने वाले हैं ब्रीफली मैं बताऊं तो एक होता है यूरिन का फॉर्मेशन, तो डायग्राम्स रहेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम जो रहता है दैट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ADH का रोल क्या होता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का डायग्राम क्या होता है, डायलिसिस या डायलेटर का डायग्राम बनाना, और उसके बाद में नहीं बस, हाँ आई थिंक इस पूरे टॉपिक के अंदर यही सारे टिक्स बोल रहा हूँ, ट्रिक्स इंपॉर्टेंट, या यही सारे टॉपिक्स जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। और क्या हो सकता है इसके अंदर, और हाँ आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा अगर आपको वन लाइन्स के कुछ चाहिए कि भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लेट मी नो। सो इसके अंदर जो आपका किडनी होता है, ठीक है, किडनी का काम जो रहता है वो फिल्टर करने का काम रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेफ्रॉन रहता है, नेफ्रॉन, ठीक है, लास्ट में देखोगे अगर तो जो नेफ्रॉन रहता है वो एक तरीके का फंक्शनल यूनिट रहता है। नेफ्रॉन जो रहता है फंक्शन यूनिट रहता है। उसके बाद में जो ग्लोमेरुलस रहता है वो आपके फिल्ट्रेशन में काम आता है। जो PCT होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है मैक्सिमम। उसके बाद में जो लूप ऑफ हेनली होता है, लूप ऑफ हेनली का जो काम होता है वाटर को कंजर्व करना। उसके बाद में जो ADH होता है वो आपके पानी को बचाने का काम करता है। और ADH के बाद में लास्ट में आता है डायलिसिस। डायलिसिस जो रहता है बट ऑब्वियसली एक तरीके से कह सकते हो कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि वो किडनी का काम करता है ब्लड को फिल्टर करना है, ब्लड को प्यूरीफाई करना, ठीक है। एंड दैट्स इट। उसके बाद में
ट्राई ये चैप्टर के लिए अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डायग्राम से फोकस रखो और यूरिन के फॉर्मेशन पे फोकस रखो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट में याद रख इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट नेम्स पे याद रखना। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट नेम्स पे अगर आप फोकस रखोगे उतना बेटर ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। बेटर से मेरा मतलब है कि आपको समझ के चलना पड़ेगा। ज़्यादा समय इसमें लोगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करना है, रट लेना है तोते की तरह, कुछ फ़ायदा नहीं है वे। इन दी एंड दिमाग में वही याद रहने वाला है जिससे आपको ट्रॉमा लगा हुआ हो। तो जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और आसानी से चली भी तो जाती हैं ना, इसी के लिए थोड़ा सा मेहनत करना और समझने का ट्राई करना। बाकी डाउट्स के लिए तो मैं हूँ। ट्राई करना आपको नेफ्रॉन का फ्लो समझ में आए कि नेफ्रॉन किस तरीके से फ्लो करता है, वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। उसके बाद में यूरिन फॉर्मेशन जो है पूरा उसको एक प्रोसेस की तरह याद करो, एक फ्लो चार्ट की तरह याद करो। इफ़ यू गाइस वांट कि एक प्रॉपर फ्लो चार्ट रहे तो मुझे बता दो, तो मैं उसके लिए प्रॉपर एक यूरिन फॉर्मेशन का फ्लो चार्ट ही बता दूंगा, पीडीएफ में अटैच कर दूंगा अगर लगे तो। उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि मतलब और कुछ बेटर इसमें करना हो तो डायग्राम्स, जितनी बार डायग्राम्स बेटर, एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स। जब मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि पढ़ना बंद कर दिया हो, पढ़ता ही हूँ अभी भी, लेकिन जब मैं स्कूल सेक्शन या कॉलेज सेक्शन में था तब मुझे एक डायग्राम को मिनिमम 7 to 8 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ता था। तब जाके आई वॉज श्योर कि हाँ ये डायग्राम मैं एग्ज़ाम के अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर विथ लेबलिंग्स कर सकूँ, मोर द बेटर। उसके बाद में हार्मोन्स, जैसे मैंने आपको एल्डोस्टेरोन का उसके बाद में एडीएच का, इन दोनों का मैंने फंक्शन बताया। एक रीअब्जॉर्प्शन करने पे काम आता है और फिर एक सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको आप याद रखना। जितना आप कैसे कहते हो कि दिमाग में भर के रखोगे ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा वो चीज़ें बेटर होना स्टार्ट होती हैं। सो गाइज आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर एक्सिटी सिस्टम। आई होप यू डिड गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके डाउट्स ऑलवेज वेलकम। और जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आपने अभी तक मुझे थैंक यू सो मच गाइस आपने मुझे अभी तक सपोर्ट किया और प्लीज़ करते रहिए। आई होप एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अब रेगुलरली वीडियोज़ डालते रहूँ। एनी डाउट्स ऑलवेज वेलकम। सो थैंक यू सो मच गाइज़।